चलो बुक को ओपन करते हैं। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे ये है डॉक्टर और यहाँ पे एक इंजरी हो जाती है। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, यस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस टॉपिक में से हम आज पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंस्टेड ऑफ लंग, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यार बाकी लोग हैं उनमें, राइट, फिश, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, उनमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। ओके, ब्रीदिंग, द जो हम सांस लेते हो सांस छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये जो दोनों वर्ड्स है ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साइमल्टेनियसली भी यूज किया जाता है। जबकि हमने जब पढ़ा था कि प्लांट्स फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, वहाँ पे रेस्पिरेशन किस सेंस में यूज किया जाता है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उस सेंस में रेस्पिरेशन इस वर्ड को यूज किया जाता है, दैट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके फाइन, सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन साइमल्टेनियस वर्ड्स काइंड ऑफ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो ये है इंसेक्ट। ओके, अभी क्या यार इनमें भी लंग्स रहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं? नहीं, इनमें रहते हैं ट्रकियल ट्यूब्स। मतलब क्या है, इसमें इनके पास तो रेड ब्लड सेल है ही नहीं। रेड ब्लड सेल अगर है ही नहीं तो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन लेके जाएगा? तो यहाँ पे तो रेड ब्लड सेल है नहीं इनके पास, तो इसलिए इनके पास ट्रकियल ट्यूब्स है। विद द हेल्प ऑफ ट्रकियल ट्यूब्स जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर किया जाता है to the different parts of the body, and the openings of the tracheal tubes is called as the spiracle. Okay, so in insect the respiratory organ is tracheal tube. very important point, इस पे आपको एक MCQ तो मिल ही जाएगा। जो इनिशियल जो हम पढ़ने वाले हैं उस पे इस साल भी एक MCQ इसी से रिलेटेड आया था। So you need to be very careful about it. So in insects we have a tracheal tubes. Can you see here? These are the tracheal tubes. और जो ओपनिंग है इसको कहते हैं स्पाइरेकल्स। विद द हेल्प ऑफ स्पाइरेकल्स जो ओपनिंग है वहां से ऑक्सीजन लिया जाता है। ओके, सो ये सब माइन्यूट पोर्स आपको दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, काफी माइन्यूट रहते हैं। ओके, सो वहां से ऑक्सीजन की एंट्री होती है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी की जाती है। देन अनदर यहाँ पे हमारे पास है अर्थ फॉर्म। ओके, सो अर्थ फॉर्म के पास व्हाट इज दैट ऑर्गन दैट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? ओके, तो अर्थफॉर्म के पास क्या है, मॉइस्ट स्किन है। एंड विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सकता है थ्रू द एनवायरनमेंट। ओके, तो मॉइस्ट स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। और ये रेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन इट अपीयर्स रेड। ओके फाइन, तो मॉइस्ट स्किन, तो अगर आप कहोगे कि अगर हमने अर्थवर्म को एक हॉट सन में अगर रख दिया तो उसकी स्किन तो ड्राई हो जाएगी। इन दैट केस will the earthworm will be able to exchange the gases, the oxygen and carbon dioxide? No, right? क्योंकि moist skin is the important word, moist होनी चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर पाए। सो अर्थफॉर्म्स है मॉइस्ट स्किन, इसके पास लंग नहीं है, इसके पास लंग नहीं है, राइट। अनदर वी हैव फ्रॉग, क्या फ्रॉग के पास लंग है? फ्रॉग के पास लंग है एंड मॉइस्ट स्किन भी है। तो क्या होता है, जब वो पानी में जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेगा। और जब वो टेरेन पे आ जाएगा, ओके, जमीन पे आ जाएगा, तो उसके पास लंग भी है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंग में जो ऑक्सीजन लिया जाएगा वो दे दिया जाएगा आरबीसी को। और फ्रॉग्स के जो आरबीसीज है, फ्रॉग्स के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, क्योंकि जो ह्यूमंस में क्या है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते। और क्या क्या ऑर्गन्स है अगर आपको पता होगा जो आरबीसीज में नहीं रहते, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इफ यू नो कि यार ये सब चीज़ें नॉर्मल सेल में तो रहेगी लेकिन रेड ब्लड सेल में ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। और अगर उसका आपका एक्सप्लेनेशन भी अगर पता होगा तो ज़रूर मुझे बताना। बट एक पॉइंट जो यहाँ पे हमें नोट करना है कि यहाँ पे न्यूक्लिएटेड आरबीसी के पास न्यूक्लियस है फ्रॉग्स में, जो कि ह्यूमंस के पास न्यूक्लियस नहीं रहता है। ऑल इंडिया 2001 में पूछा था
कि ट्रकियल ट्यूब्स मतलब इंसेक्ट में कौन रहता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रकियल ट्यूब्स। कॉकरोच के पास क्या रहता है, ट्रकियल ट्यूब, इंसेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको एक चीज यहाँ पे याद आ रही है जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में चीज पढ़ी थी, विच इज दैट ऑर्गन इन अ कॉकरोच दैट एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके पास किडनी है नहीं, तो क्या है उसके पास है मालफिजियन ट्यूबल्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ मालफिजियन ट्यूबल्स cockroach can excrete the nitrogenous waste from the body. So I am giving you 2 points for the respiration. Cockroach के बाद tracheal tubes है, and for the purpose of excretion, which was the question that was asked in All India 2011 कि एक्सक्रीशन करने के लिए कॉकरोच के पास मालफिजियन ट्यूबल्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरीके से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें हमारा टॉपिक प्रिपेयर करना है। ओके फाइन, ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। और ये जो फिशेस होती है इसके पास ये क्या है यार, और फिशेस में किस तरीके से फिशेस जो है ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है। सो फिशेस हैव राइट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज अ गिल। ओके, सो देखो ये क्या हो रहा है, मतलब जब फिश आगे बढ़ती है तो क्या करते हैं, वाटर को स्वेलो करते हैं और यहाँ से वाटर को बाहर छोड़ देती है। मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए पानी को पीना पड़ता है और फिर यहाँ पे जाके छोड़ देती है। मतलब पीना पड़ता है मतलब हम टेकिंग की माउथ से वाटर की एंट्री होती है। ओके, अब ये देखो ये क्या है, ये है गिल। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो इस तरीके का रहता है। देखो टोटली रेड कलर का है क्योंकि गिल्स जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली वैस्कुलराइज्ड है, मतलब उसके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा वेसल्स है। मतलब ये जो गिल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से पता है आपको, इस तरीके से यहाँ से वाटर लिया जाएगा और यहाँ से वाटर को बाहर छोड़ दिया जाएगा और एक कम्प्लीटली यहाँ पे वेसल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, सो कम्प्लीटली वेसल्स यहाँ पे बाउंड रहती है रेड कलर की, इसलिए ये जो गिल है रेड कलर का दिखता है। ओके, सो ये देखो इस तरीके से वाटर आज अंदर जाएगा और बाहर छोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गिल। ओके, अब ये करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना है। दिस इज अ गिल। ओके, यहाँ पे वाटर की एंट्री इस तरीके से हो रही है, फिश इज टेकिंग अ वाटर इनसाइड, इस तरीके से वाटर अंदर जा रहा है। और देखो जो गिल के अराउंड जो ब्लड वेसल है उसका जो ब्लड फ्लो है यहाँ इस डायरेक्शन में है, मतलब वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ब्लड वेसल में से जो ब्लड है वो उसका जो फ्लो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो अपोजिट है। दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट। Okay, and with the help of counter current fishes can exchange their gases with the surrounding, with the environment। और इस तरीके से ये देखो वाटर अंदर आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सक कर लिया जाएगा, यहाँ पे वाटर की एंट्री हो जाएगी और वाटर आ रहा है, जैसे जैसे आएगा वाटर की यहाँ पे एंट्री अंदर ले ली जाएगी। ओके, सो फिशेस हैव काउंटर करंट मैकेनिज्म टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंटर करंट हमने चीज़ कब पढ़ी थी, लूप ऑफ हेनले के बारे में, राइट। वो चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो ट्यूटर भी आप देख सकते हो। ओके, क्लियर है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट organisms have different respiratory structures. Fine. Okay, fine. So यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो, फिशेस के पास गिल्स है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो टेरेस्ट्रियल पे है उसके पास तो ट्रकियल ट्यूब है, लेकिन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है उसके पास रहेंगे गिल्स। मॉलस्का मतलब ऑक्टोपस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलस्का के पास विच इज दैट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, गिल्स। मॉलस्का मतलब ऑक्टोपस, राइट। मॉलस्का को और ज़्यादा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा इज मॉलस्का। फाइन, सो मॉलस्का के पास आपको गिल्स मिल जाएंगे जो कि उसको हेल्प करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है, राइट। डोंट वरी, ये सब चीज़ हम रिवाइज करने वाले हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बड़ा ही शानदार वीडियो आज दिखाने वाला हूँ। एक सीरियल आई थी ना, द गुड डॉक्टर, वो भी हम देखेंगे, राइट। सो स्टे विथ मी। फाइन, अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे सी स्क्वाड ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू कॉर्डेटा, राइट। इसके पास भी कौन सा ऑर्गन, कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, सो दिस सी स्क्वाड इज हैविंग फेरेंजियल स्लिट। सी स्क्वाड बिलोंग टू कॉर्डेटा इस जब एनिमल किंगडम हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यार देखो, जब भी आप
कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो ना, तो उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। कॉर्ड डेटा के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉर्ड डेटा के। ओके, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्ड डेटा दे आर हैविंग नोटोकॉर्ड, मतलब हमारे पास जैसे वर्टिबल कॉलम रहता है वैसे इनके पास वर्टिबल कॉलम रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास नोटोकॉर्ड है। ओके, उसके बाद वर्टिबल कॉलम नहीं है हमारे, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, सो इसके पास जो है ये डोर्सल नर्व का हॉलो नर्व का सेपरेट रहता है, राइट, नोटोकॉर्ड के बाहर। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, दिस इज द फर्स्ट फीचर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉर्डेट, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉर्डेट इज फेरिंजियल स्लिट। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो दिस 3 पॉइंट्स डिफाइंस द कॉर्डेटा। ओके, एक पेक्यूलर फीचर है कॉर्डेटा के। तो जब जब आप कॉर्डेटा के बारे में बात करोगे इसके बाद, तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, राइट। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सेलेंस हासिल करना है, अगर आपको आपके जो आउटपुट है अगर आपको बढ़ाना है ना, तो एक चीज़ आप अपने एक टाइप का ट्रेंड आपको फॉलो करना है। मैं बताता हूँ कैसे, राइट। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो जब जब आप कॉर्डेटा पढ़ोगे, जब जब आप कॉर्डेटा पढ़ोगे तब आप कॉर्डेटा को इस तरीके से लिखना, कॉर्डेटा रेस्ट टू द पावर 3। ओके, रेस्ट टू द पावर 3 आपको बताएगा कि कॉर्डेटा का पास है नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल स्लिट, राइट। यही चीज़ मैंने आपको गोल्जी एपरेटस के फंक्शन के बारे में भी बताई थी। गोल्जी एपरेटस की उसका फंक्शन है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज़ मैंने तब भी आपको बताई थी। जब जब गोल्जी बॉडीज़ का आप नाम लोगे तो ये 3 फंक्शंस आपके माइंड में पॉपअप होने चाहिए। जब जब कॉर्डेटा का आप नाम लोगे तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके माइंड में पॉपअप होने चाहिए। फॉर दैट यू शुड रिमेंबर कॉर्डेटा रेस्ट टू द पावर 3। ये नोट्स में अभी के अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। अगर नहीं लिखोगे तो कमांड नहीं हासिल कर पाओगे इस टॉपिक पे। ओके, सो सिस वर्ड के पास क्या है, फेरिंजियल स्लिट है। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं और आगे। अरे यहाँ पे बुक क्या कर रहा है, चलो बुक को ओपन करते हैं। ओके, ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट। ओके, सो यहाँ पे बुक में से क्या निकला, बुक में से यहाँ पे कौन निकला है, स्कॉर्पियन। ओके, सो ऑल इंडिया 2002 में पूछा था कि स्कॉर्पियन के पास कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। स्कॉर्पियन के पास है बुक लंग। हमेशा याद रखना, इस तरीके से याद रखो ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मुझे लगता है ये इस बार भी आया था, स्कॉर्पियन के पास बुक लंग है। फाइन। ओके, सिल्वर फिश के पास क्या रहेगा, चलो बताओ, आपको इतना नॉलेज दे दिया है। सिल्वर फिश के पास आपको कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिलेगा, फिश है, राइट। फिश है तो क्या गिल्स रहेंगे। सिल्वर फिश बिलोंग्स टू इंसेक्टा। सिल्वर फिश के पास आपको मिल जाएंगे ट्रकियल ट्यूब्स। ओके, सो एक बार क्विकली देख लें, यहाँ पे इंसेक्ट के पास है ट्रकियल ट्यूब्स। अर्थवर्म्स रेड बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। अर्थवर्म एक्सचेंज द गैसेस विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। देन वी हैव फ्रॉग्स। फ्रॉग्स हैव लंग्स एंड फ्रॉग्स हैव आरबीसीज आल्सो, एंड frog is having a moist skin also. So lung and moist skin both act as a respiratory structure. Then we have sea squirt, okay, pharyngeal slits, chordata raised to the power 3. Then we have fishes, गिल्स, मोलस्का, ऑक्टोपस के पास भी गिल्स रहेगा, स्कॉर्पियन के पास बुक लंग रहेगा। अब करते हैं ह्यूमंस की शुरुआत। अब ये हमेशा आपको डायग्राम दिखाई देगी जो कुछ समझ में मेरे तो नहीं आती है, तो चलो कुछ इजी डायग्राम देखते हैं। ये है इजी डायग्राम, चलो इसको फॉलो करते हैं। सो हमारे पास 2 एपर्चर्स है, एक है नोज के थ्रू, राइट, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, एंड एक है दिस इज अ माउथ ओपनिंग। ओके, तो आप अगर देखोगे तो ये जो ट्रैक्ट है यहाँ पे मिल जाते हैं। एक हॉलो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फेरिंग्स। ओके, अब ये हॉलो स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे है आपका लैरिंग्स, उसको कहते हैं लैरिंग्स। और दूसरा जो हॉलो स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो रहा है उसको कहते हैं इसोफेगस। मतलब 2 ओपनिंग थी, दोनों कंबाइन हो गई, बन गया फेरिंग्स। ओके, हाँ, वहाँ पे टाइप्स भी है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, उसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अ फेरिंग्स। ओके फाइन, देन फेरिंग्स गेट डिवाइड इनटू लैरिंग्स एंड इसोफेगस। फाइन, मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जब सांस ले रहे हो तो इस ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, और जो आप फूड ले रहे हो तो इस ट्रैक के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू, वो आपके स्टमक में जाएगा। ओके फाइन, जब आप कोई फूड खा रहे हो तो वो आपके लैरिंग्स के थ्रू ट्रकिया में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिया है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। मगर अगर आप फॉर एग्जाम्पल खाना खाते खाते बात कर रहे हो, पानी पीते पीते बात कर रहे हो, तो एकदम से जो खांसी आ जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कह रहा है आपको कि भाई चुप हो जा, क्योंकि पानी जो है ये यहाँ पे अंदर जाने वाला है।
तो चलो इससे एक थोड़ी अच्छी डायग्राम देखते हैं यार, ताकि जो हम बात कर रहे हैं उसको समझ में आए। ओके, सो हियर इज द डायग्राम, द डायग्राम इज फ्रॉम आवर अपकमिंग बुक। फाइन, सो ये देखो यहाँ पे नेजल कैविटी है, ओके, एंड यहाँ पे है ओरल कैविटी, ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं फेरिंग्स। ओके फाइन, अब ये देखो फेरिंग्स जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस आगे जो है यहाँ पे इसोफेगस आ जाएगा, ये देखो इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में फूट जाएगा। जबकि यहाँ पे जो फेरिंग्स का एक बाइफर्केशन आप बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो बाइफर्केशन है इसको कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास आपको वोकल कॉर्ड्स है, इसलिए लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स रहते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, जिसके थ्रू आप बोल पाते हो। ओके, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना है, ये डायग्राम काफ़ी क्लियर कर देगी आपके जो कंसेप्ट है। ओके, सो ये देखो, मान लो आपने यहाँ पे फूड ले लिया, ओके, और साथ ही आप बोल रहे हो, तो अब ये एपिग्लोटिस ओपन है। अब ये जो फूड है अगर यहाँ से यहाँ पे जाने की अगर कोशिश करेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे एपिग्लोटिस क्या करेगा, फूड को बाहर पुश कर देगा, बाहर जोर से धक्का दे देगा, जिसे हम क्या कहते हैं पता है, पानी पी रहे हो आप बोल रहे हो तो एकदम से खांसी आ जाती है, बिकॉज एपिग्लोटिस क्या करता है, उसको पुश कर देता है बाहर, कहता है नो एंट्री, इधर मत आना, क्योंकि अगर वो इधर आ गया तो इधर है लंग्स। ओके, इधर लंग्स है, लंग्स में चला जाएगा यार पानी, आप तो सांस नहीं ले पाओगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिग्लोटिस, आपको पता होगा चीज। ओके, बट दिस इज द डायग्राम जिसके थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे, डोंट वरी। सो दिस इज अ नेजल कैविटी, दिस इज अ ओरल कैविटी, दिस इज अ फेरिंग्स, फेरिंग्स ये आगे जा रहा है इसोफेगस, और ये यहाँ पे है लैरिंग्स, एंड दिस इज अ वॉइस बॉक्स एंड एपिग्लोटिस। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स ट्रकिया, और ट्रकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकाई दोनों लंग्स में जो एयर है वो प्रोवाइड की जाती है, लंग्स का एरिएशन किया जाता है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। फाइन, सो डायरेक्टली तो नहीं भेजते हैं, अब यहाँ पे आप ऊपर से, मतलब अपने नेजल कैविटी हो गया, आपका लैरिंग्स हो गया, दिस इज योर ट्रकिया। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्रकिया, और ये ट्रकिया के थ्रू उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ब्रोंकस। तो ब्रोंकस से एकदम लंग में एयर नहीं थ्रो की जाती है, तो किस तरीके से थ्रो की जाते हैं देखो आराम से, ध्यान से। सो दिस इज अ ट्रकिया, राइट, ट्रकिया डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। ओके फाइन, सो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये भी इंडिविजुअल ब्रोंकस जो ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। मतलब दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकस, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे फिर से डिवीजन आ रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस और ज्यादा डिवाइड होते होते बन जाता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल और ज्यादा डिवाइड होते होते बन जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, एंड उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ज्यादा डिवाइड होते होते और बाद में आ जाता है अल्वियोलाई। राइट, मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे लंग है, लंग में थ्रू आउट द लंग माइन्यूट यहाँ पे पाइपलाइन की अरेंजमेंट की है, और विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइंस एयर लंग्स में एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इजी तरीके से हम एक्सचेंज कर सके। ओके, सो यहाँ पे ये जो ट्री है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रोंकल ट्री, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो एयर का फ्लो आपको पूछा जाता है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे ट्रकिया है, सो दिस इज अ ट्रकिया। ट्रकिया के नीचे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, फिर ये ब्रोंकस जो है डिवाइड होते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। राइट, ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ब्रोंकाइओल। ओके, ब्रोंकियोल के बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद आएगा आपका अल्वियोलाई। राइट, ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैंने इसी डायग्राम को कम्युनिटी पोस्ट में डाला तो 60 to 70% लोग इसका गलत आंसर देंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को टर्मिनल ब्रोंकियोल के आगे लिख देंगे। राइट, सो ध्यान से देखना, टर्मिनल ब्रोंकियोल, देन वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एंड देन वी हैव अल्वियोलाई। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे लैरिंग्स, ट्रकिया एंड
अपर पार्ट ऑफ द ब्रोंकस, दिस इज कॉल्ड एज द कंडक्शन पार्ट, मतलब ये एयर को कंडक्ट कर रहा है इसलिए। और ये जो उसके बाद का जो पार्ट है, राइट, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोला, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी पार्ट, ओके। और तो फिर इसको हम कहेंगे एक्सचेंज पार्ट, जहां से एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जो किस तरीके से होता है वो तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, ओके। सो ये चीज क्लियर हो गई, ब्रोंकाइल ट्री। ये इतना सिर्फ ध्यान में रखना, ब्रोंकियोल, देन वी हैव टर्मिनल ब्रोंकियोल, देन वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड देन वी हैव अल्वियोला। यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखना ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है कवर है किसी चीज से, ये क्या है, इसको कहते हैं कार्टिलेज, ओके। सो दिस इज द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, राइट। सो ये देखो, और ये कार्टिलेज क्या है पता है, यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है इलास्टिक स्ट्रक्चर, इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ पे दिया है। मतलब अगर आपको सांस जोर से लेनी है, जोर से छोड़नी है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत जा रही है तो आप जोर से ले सकते हो। तो क्या होता है ना, इसमें हल्की सी इलास्टिसिटी है, इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सांस ले सकते हो, राइट। सो दिस इज द वे, सो दैट्स वाई द नेचर हैज गिवन द कार्टिलेज, नॉट द बोनी स्ट्रक्चर, दिस इज द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप देख रहे हो, पता है अल्वियोला के पास कार्टिलेज नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्टिलेज होता तो वो जो ऑक्सीजन अंदर आया है एयर के थ्रू उसको तो एक्सचेंज ही नहीं कर पाता था, राइट। सो यहाँ पे कार्टिलेज आपको नहीं दिखेगा अल्वियोला में, अपर पार्ट में आपको कार्टिलेज दिखता है। अल्वियोला इज लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ओके, राइट। अब ये देखो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ओके, this is the cartilaginous ring, but is this the completely cartilaginous? No, this is the incomplete cartilaginous ring. Incomplete is the important word. Can you see here? ये देखो जो रिंग है ये सी शेप्ड है, सी शेप्ड है, राइट, सी शेप है, सी शेप है, राइट। कंप्लीटली यार इसको कंप्लीट कवरिंग क्यों नहीं दिया है, ट्रकिया को, ब्रोंकियस को कंप्लीटली कार्टिलेज क्यों नहीं उसके अराउंड दे दिया है नेचर ने, इनकम्प्लीट क्यों दिया है, पीछे के साइड में क्यों छोड़ दिया है? पीछे के साइड में इसलिए छोड़ा है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनी रहे, राइट। मतलब वो इस तरीके से क्या हो सकता है, डायलेट हो सकता है, राइट। अनदर थिंग, इसके वजह से ही आपकी इसमें देखो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। अगर वो रिजिड होता तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती। अनदर थिंग, अगर ये रिजिड होता तो एयर को कंडक्ट करने के लिए इसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, रिजिड होता तो, राइट। जब ज़्यादा सांस लोगे आप, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो क्या होता है ना, यहाँ पे डायमीटर बढ़ जाती है, ज़्यादा एयर ले रहे हो तो वो नहीं हो पाती थी अगर कंप्लीट कवर रहता। तो दिस इज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, एनसीईआरटी में दिया है, इनकम्प्लीट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके फाइन। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देख रहे हो आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, पता है आपको छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कॉइन को स्वेलो कर लेते हैं और वो अगर गलती से लंग में चला गया तो द चाइल्ड विल बी हैविंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ, ओके, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। सो इसको कहते हैं फॉरेन बॉडी इनहेलेशन। जब फॉरेन बॉडी आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। आप मेनली कहाँ पे देखोगे, राइट में देखोगे कि लेफ्ट में देखोगे? सो इसका भी एक बड़ा इजी आंसर है। आप देख रहे हो इस दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। कैन यू सी हियर, द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड इट इज वाइडर एंड इट इज मोर वर्टिकल। राइट ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, राइट, इट इज मोर वर्टिकल। इसलिए फॉरेन बॉडी का जो लॉजमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड में दिखता है। मतलब मैंने जब जो भी अब तक फॉरेन बॉडीज देखी है वो राइट साइड में ही देखी है, इतना ज़्यादा कॉमन है। बिकॉज द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर, इट इज वाइडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइडर है, एंड इट इज मोर वर्टिकल। तो फॉरेन बॉडी अंदर तक चली जाती है छोटे साइज की, ओके। सो ये पॉइंट से आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ब्रोंकस में राइट साइड में आपको दिखेगा, इट इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, ये है हमारा लंग, ओके। सो ये है हमारा ब्रोंकाइल ट्री और इसके थ्रू देखो कंप्लीटली लंग में एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस इज द कवरिंग ऑफ अ लंग, दिस इज द कवरिंग ऑफ अ लंग, राइट। सो यहाँ पे दिस इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, मतलब एक लंग है, राइट। लंग के ऊपर हमने एक पेपर रख दिया, राइट, और उसके ऊपर और एक पेपर रख दिया। तो ये जो दो पेपर हैं इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन, एक नीचे आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल लेयर, और ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में रहता है प्लूरल फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे यार प्लूरल फ्लूइड क्यों रहता है? प्लूरल फ्लूइड इसलिए रहता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। प्लूरल मेम्ब्रेन क्यों दी है?
लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप कहीं पे गिर जाते हैं, कोई आपको इंजरी हो जाती है, तो लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लूइड का कवरिंग दिया है। और फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है दो मेम्ब्रेन में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक एंड इट प्रोवाइड्स द मॉइस्चर टू द लंग। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है इतने एक्सलेंट हम फ्रेम कर सकते हैं कि आगे वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल में प्लूरल फ्लूइड क्या करता है। ओके, सो प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। फाइन, ओके। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और आ रहा है कि राइट साइड में, राइट साइडेड लंग इज अ 3 लोब स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3, वेयर एज लेफ्ट साइडेड लंग इज अ 2 लोब स्ट्रक्चर 1 एंड 2। फाइन, 2 लोब है यहाँ पे और राइट साइड में 3 लोब है। दिस इज कॉल्ड एज, एनाटोमिकली इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा आता है लंग की अगर सर्जरी वगैरह करना है तो, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है कि राइट साइड में 3 लोब है जबकि लेफ्ट साइड में 2 लोब है। ओके, अनदर चेंज अल्वियोलाई, द क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अल्वियोलाई, राइट। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और चीज हमने कब पढ़ी थी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल इज सार्कोमेर, ये चीज भी हमने पढ़ी थी, राइट। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, इसको नहीं भूलना है। चलो अब एक मूवी का एक अच्छा सा सीन देख लेते हैं हम। दिस सीन इज फ्रॉम द सीरीज द गुड डॉक्टर, राइट। उसके पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहूंगा प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट सीन इज रिलेटेड विद दिस एंड इट इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस ऑल्सो, राइट। राइट, ये देखो, ये हमने प्लूरल मेम्ब्रेन की अभी बात की। मान लो किसी ने यहाँ पे चाकू पेनिट्रेट कर दिया, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे इंजरी हो जाएगी और लंग्स जो, मान लो हल्की सी इंजरी हो गई, राइट, तो हल्की सी भी इंजरी हो गई तो क्या होगा, लंग में से जो एयर है यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी, राइट। यहाँ पे जो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी एयर कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी और चेस्ट जो है कंप्लीटली फूल जाएगी एंड द पर्सन हु इज इंजर्ड विल नॉट बी एबल टू टेक अ इनहेलेशन, ही विल नॉट बी एबल टू टेक ऑक्सीजन। व्हाई? क्योंकि कंप्लीटली चेस्ट का यहाँ पे फुलनेस ऑफ द चेस्ट विल टेक्स प्लेस, राइट। कंप्लीटली एयर यहाँ पे फिल अप हो जाएगी तो आप तो सांस ले ही नहीं पाओगे। सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, राइट, चेस्ट अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, ये सब नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली चेस्ट फुल जाएगी, राइट। अब देखते हैं कि आगे की सीन में क्या होता है, ध्यान से देखना। सो दिस सीन इज फ्रॉम द एयरपोर्ट, ओके। सो ये है सीन, ओके। सो यहाँ पे ये देखो एयरपोर्ट का सीन है। एयरपोर्ट के सीन के बाद यहाँ पे आगे आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये है डॉक्टर और यहाँ पे एक इंजरी हो जाती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये जो अफेक्टेड पर्सन है यहाँ पे इंजर हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वो जो डॉक्टर है ना, लड़का, वो आता है और वो यहाँ पे आने के बाद उसका जो चेस्ट है वो चेक करता है और उसको पता चलता है कि चेस्ट जो है काफ़ी फूल चुके हैं, मतलब दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु इज इंजर्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ न्यूमोथेरस। ये देखो यहाँ पे इंजरी हो चुकी है। अब देखो क्या करता है पता है, द इंजर्ड पर्सन इज नॉट एबल टू टेक द रेस्पिरेशन, राइट। अब इसने क्या किया, इसने होलो ट्यूब लिया और यहाँ पे होलो ट्यूब के साथ वो चेस्ट को पंक्चर कर देता है और पंक्चर करने के बाद कंप्लीटली एयर को ड्रेन कर देता है। मतलब उसने क्या किया पता है, यहाँ पे जो कंप्लीटली एयर यहाँ पे फिलअप हो गई थी, राइट, यहाँ पे जो एयर फिलअप हो गई थी, तो यहाँ पे द लीडिंग एक्टर जो डॉक्टर है वो क्या करता है पता है, यहाँ पे इस तरीके से आर्टिफिशियल होल क्रिएट कर देता है। तो ये जो है एयर कंप्लीटली यहाँ पे बाहर रिलीज हो जाएगी चेस्ट में से और द इंजर्ड पर्सन विल बी एबल टू डू द रेस्पिरेशन, विल बी एबल टू टेक द ब्रीथ, राइट, इस तरीके से। ओके, सो जिसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, राइट। ये जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है इसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, राइट। उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो वुंड क्रिएट हो जाती है उसको आगे चल के ऑपरेट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें, लेकिन इमरजेंसी में आपको उसको पंक्चर करना पड़ेगा। पंक्चर करोगे तो कंप्लीटली एयर बाहर निकल जाएगी, राइट, जिसकी वजह से लंग का कॉम्प्रेशन हो रहा था। ओके फाइन, चलो अब आते हैं एंकर पॉइंट्स पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रॉक्स के पास है लंग एंड मॉइस्किन, इंसेक्ट के पास है ट्रकियल ट्यूब्स, अर्थवर्म के पास है मॉइस्किन, उसके बाद हमने देखा ब्रोंकाइल ट्रिको, उसके बाद हमने देखा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पे रहती है। हमने देखा कि प्लूरल मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द लंग, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ लिवर, राइट। उसके बाद हमने देखा कि प्लूरल मेम्ब्रेन, जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड रहता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट। यहाँ पे कभी कभी प्लस भी
पस भी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको कहते हैं प्लूराइटिस, राइट। यहाँ पे अगर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गया उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। सो ये सब डिसीजेस है उसके। ओके, सो आई होप गाइज विल फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। ये है एंकर पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको अपने स्टडी रूम में लगा लो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज।